दोस्तों, भारत के दक्षिण में धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक गहरे समंदर के सीने में 48 किलोमीटर लंबी एक ऐसी रहस्यमयी पत्थरों की दीवार है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींदें हराम कर रखी है। इतिहास की किताबें इसे एडम्स ब्रिज नाम से बुलाती हैं, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के लिए यह भगवान श्री राम की वानर सेना के द्वारा बनाया गया एक राम सेतु है। सालों तक सेक्युलर इतिहासकारों ने इसे माइथोलॉजी यानी कि काल्पनिक कथा बताया, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की सैटेलाइट ने स्पेस से कुछ ऐसी तस्वीरें खींची जिन्होंने माइथोलॉजी कहने वालों के इरादों पर पानी फेर दिया। इन तस्वीरों में समंदर की लहरों के ठीक नीचे इंसानों के हाथों से तराशे गए विशालकाय पत्थरों की एक पूरी श्रृंखला साफ नजर आ रही थी। एक ऐसी श्रृंखला जिसके बारे में दावा किया गया कि प्राकृतिक रूप से ये बनी हो ही नहीं सकती। नासा के वैज्ञानिक भी ये देख करके हैरान थे कि समुद्र की इतनी गहराई में जहां पानी का तेज बहाव पल भर में बड़ी से बड़ी चट्टान को बहा करके ले जा सकता है, ये स्ट्रक्चर कैसे हजारों साल से बिना हिले डुले खड़ा है एक जगह। क्या हम भारतीयों के पास हजारों साल पहले भी ऐसी तकनीक, ऐसी सिविल इंजीनियरिंग मौजूद थी जिसे आज का मॉडर्न साइंस भी नहीं समझ पा रहा है? और क्यों दुनिया भर के इतिहासों की किताब में राम सेतु के इतिहास को हम भारतीयों से छुपाया गया? इन सभी सवालों के ईमानदारी से जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे आज के इस एपिसोड में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, वैसे तो रामायण या उसके कैरेक्टर्स किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ दर्शक ऐसे हैं जो इस बात को मानेंगे नहीं, वो मॉडर्न चीजों को मानते हैं। तो इस कहानी के अंदर सबसे बड़ा मोड़ आया 2017 के अंदर, जब अमेरिका के मशहूर साइंस चैनल ने एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जिसने दुनिया भर के नास्तिकों और तथाकथित आधुनिक इतिहासकारों के होश उड़ाए। और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था व्हाट ऑन अर्थ। इसमें अमेरिकी जियोलॉजिस्ट और अंतरिक्ष विज्ञान के विशेषज्ञों ने खुलकर स्वीकार किया कि भारत का राम सेतु कोई प्राकृतिक रूप से बना हुआ रेत का टीला नहीं हो सकता, इसको निश्चित रूप से इंसानों के द्वारा बनाया गया है। लेकिन आखिर वैज्ञानिकों को ऐसा क्या मिला था कि जो वो इतना बड़ा दावा ठोक रहे थे? तो इसका जवाब है विज्ञान की सबसे भरोसेमंद तकनीक, जिसको कहा जाता है कार्बन डेटिंग। जब अमेरिकी रिसर्चर्स ने राम सेतु के इलाके से पत्थरों और रेत के सैंपल्स उठाए और उनकी लैब में ले जाकर के जांच की, तो जो डेटा निकल करके आया उसमें देखने को मिलता है कि वो विज्ञान के बुनियादी नियमों के खिलाफ था। जांच के अंदर ये साफ पाया गया कि जो समुद्र के गहराई में रेत मौजूद है वो लगभग 4000 साल पुरानी है। लेकिन आप कहेंगे कि राम का युग तो इससे भी ज्यादा पुराना होना चाहिए। तो उस रेत के ऊपर जो विशालकाय लाइमस्टोन यानी कि चूने से बने हुए पत्थर रखे हुए हैं, यानी कि क्या आप इस चीज को गहराई से समझ पा रहे हैं? यानी कि जो ऊपर पत्थर है उनकी उम्र 7000 साल पुराने, और उसके नीचे जो तलछट में रेत है समुद्र की गहराई में, उसकी उम्र महज 4000 साल पुरानी। इसका मतलब पत्थर ज्यादा पुराने हैं। पत्थर पहले से वहां होते तो वो भी 4000 साल पुराने ही होते। उन पत्थरों का 7000 साल पुराना होना ये दिखाता है कि शायद उन पत्थरों को कहीं बाहर से ला करके रखा गया। जियोलॉजी का एक सीधा सा नियम है, रेत पहले बनती है और पत्थर बाद में। लेकिन राम सेतु स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां तो पत्थर 3000 साल पुराने हैं रेत से। तो इसका मतलब क्या पत्थर पहले बन गए थे? तो ये तो संभव नहीं रहा होगा। तो इसका सीधा और साफ मतलब एक ही निकलता था कि इन विशालकाय पत्थरों को प्रकृति खुद बहा करके नहीं लाई है, बल्कि कुछ लोगों ने इन्हें कहीं दूर से लाकर इस रेत के ऊपर जानबूझकर एक कतार में बिछाया है। अब जब अमेरिकी रिसर्चर्स ने और नासा के लोगों ने इतने बड़े बड़े खुलासे किए, तो क्या इसरो यानी कि भारत की रिसर्च एजेंसी क्या पीछे रहने वाली थी? भारत की अपनी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के ऊपर अब दुनिया भर की निगाहें टिकी थी। भारत के 140 करोड़ लोग ये जानना चाहते थे कि इसरो आखिर इस पर क्या कहेगा। और फिर वो दिन आता है जब इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया जिसने राम सेतु के अस्तित्व पर उठने वाले हर एक सवाल का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया। इसरो के जोधपुर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के वैज्ञानिकों ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के ICESat-2 सैटेलाइट के सबसे एडवांस डेटा का उपयोग किया। इस सैटेलाइट के अंदर दुनिया का सबसे ताकतवर लेजर अल्टीमीटर लगा हुआ है, जिसे एटलस कहा जाता है। और लेजर भी ऐसा कि इतनी एडवांस लेजर टेक्नोलॉजी है कि यह अंतरिक्ष से समंदर के पानी को चीरते हुए सीधे समुद्र की तलछट यानी कि सी बेड का सटीक नक्शा तैयार कर सकती है। और जब वैज्ञानिकों ने इस डेटा को प्रोसेस किया तो राम सेतु का पहला डिजिटल एलिवेशन मॉडल यानी कि 3D अंडर वाटर मैप बनकर तैयार हुआ। और इस 3D मैप ने साफ किया कि धनुषकोडी से लेकर के श्रीलंका तक समुद्र के नीचे 48 किलोमीटर लंबी एक पूरी की पूरी कंटिन्यूअस सीरीज यानी कि पत्थरों की एक कतार मौजूद है। ये पूरा का पूरा पत्थरों का स्ट्रक्चर समुद्र के तल से लगभग 8 मीटर ऊंचाई के ऊपर उठा हुआ है। यानी कि हो सकता है कि उस समय समुद्र का जल स्तर कम रहा होगा, बाद में जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता गया।
वैज्ञानिकों ने इस डेटा के अंदर पाया कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक जैसे आकार के भारी भरकम पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। लेकिन जो चीज इसरो के वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी, इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ गुप्त रास्ते छोड़े गए थे। 11 रास्ते थे और एक दूसरे से सटीक दूरी पर, मानो कि इनको सोच समझ करके तैयार किया गया हो। लेकिन फिर यही चीज और ज्यादा हैरान करती है कि ये 11 रास्ते वो भी इस स्ट्रक्चर के बीच में, यानी कि राम सेतु के बीच में क्यों बनाए गए होंगे? क्या उस पुल के नीचे से होकर के किसी को गुजरना था? इनको और ज्यादा डिटेल से स्टडी किया गया और पाया गया कि ये वाटर के निकलने के लिए चैनल बनाए गए थे। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि भाई बहुत सारे साल हो चुके हैं, तो शायद हजारों साल से समुद्र की तेज लहरें यहाँ टकराती हैं और पुल इन 11 जगहों से टूट गया होगा। लेकिन जांच में पता चला कि 11 रास्ते कोई टूट फूट नहीं है, ये एक सोची समझी स्मार्ट इंजीनियरिंग का हिस्सा है। दरअसल राम सेतु जहां बना है उसके एक तरफ मन्नार की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार और दूसरी तरफ पाल्क स्ट्रेट मौजूद है। इन दोनों समुद्रों के पानी का तापमान, डेंसिटी और लहरों के दबाव में भारी अंतर है। अगर ये पुल पूरी तरह से बंद होता तो दोनों तरफ के समुद्रों का पानी आपस में टकराता और एक भयंकर दबाव पैदा करता, और समुद्र का ये जबरदस्त बैक प्रेशर कुछ ही महीनों में इस पूरे पुल को मलबे में तब्दील कर देता। लेकिन ये 11 चैनल हैं जो इसको लगातार बचाते हैं। समुद्र का पानी इन चैनल्स के अंदर से आर पार जा सकता है, यानी कि इसके ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आज के मॉडर्न इंजीनियर्स बड़े बड़े डैम्स के अंदर फ्लड गेट्स या फिर स्लिपवे बनाते हैं ताकि पानी का दबाव बांध को तोड़ ना सके। न जाने इन हजारों सालों के अंदर कितने भयंकर चक्रवात आए होंगे, समुद्र के अंदर सुनामी आई होगी, लेकिन इसका इंजीनियरिंग इतना जबरदस्त है कि इस राम सेतु का एक पत्थर तक वो नहीं हिला पाए। क्या हजारों साल पहले भारत में रहने वाले हमारे पूर्वज यानी कि एंसेस्टर्स समुद्र विज्ञान यानी कि ओशियनोग्राफी के जटिल नियमों को जानते थे? अगर साइंस के इन सारे मॉडर्न मैप्स को और इंजीनियरिंग को एक साइड में रख भी दिया जाए तो भी इस स्ट्रक्चर यानी कि राम सेतु के गणित की गणना आज से हजारों साल पहले लिखी गई वाल्मीकि रामायण के श्लोकों से की जा चुकी है। आज का आधुनिक विज्ञान इन आंकड़ों को खोजने के लिए अरबों डॉलर्स के सैटेलाइट और सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन ये बात हैरान करती है कि महर्षि वाल्मीकि ने हजारों साल पहले इतने सटीक आंकड़े जो आज के आंकड़ों से बिल्कुल मैच करते हैं वो उस समय कैसे लिख दिए थे? वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के अंदर लिखा हुआ है कि जब नल और नीर की देखरेख में वानर सेना ने इस पुल को बनाया तो उसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन रखी गई थी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का सटीक अनुपात 10:1 था। और अब और ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, जब आज की सैटेलाइट्स ने राम सेतु की असली लंबाई और चौड़ाई को मापा तो इसकी कुल लंबाई निकली लगभग 48 किलोमीटर और इसकी औसत चौड़ाई निकलती है 4.8 किलोमीटर, यानी कि आधुनिक विज्ञान के अंदर भी इसका अनुपात एग्जैक्टली 10:1 बैठता है। इसके अलावा रामायण के अंदर ये पहले ही जिक्र किया जा चुका है कि इस पुल को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया वो तैर सकते थे। इसे कई लोग अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन इस बात को साइंस भी मानता है कि प्रकृति के अंदर प्यूमिस स्टोन यानी कि ज्वालामुखी पत्थर मौजूद हैं। इन स्टोन्स के अंदर एयर पैकेट्स होते हैं, यानी हवा को ये पत्थर अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और जिसके चलते ये पत्थर आराम से पानी के ऊपर तैर पाते हैं। धनुषकोडी और रामेश्वरम के तटों पर आज भी ऐसे कई पत्थर मिलते हैं जो पानी में नहीं डूबते हैं। हालांकि वैज्ञानिक आज भी इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि इतने सारे पत्थरों को वहां एक साथ आखिर लाया कौन था? क्या हजारों साल पहले वास्तव में सिर्फ इस पुल को तैयार करने के लिए उन पत्थरों को कहीं दूर से लाया गया होगा? इतने सारे साइंटिफिक, जियोलॉजिकल एंड मैथमेटिकल प्रूफ्स के बाद भी राम सेतु को लेकर एक बहुत बड़ी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई आज भी चल रही है। आखिर क्यों इस स्ट्रक्चर यानी कि राम सेतु को आज तक वो सम्मान नहीं मिला जो इसको मिलना चाहिए था? आज भी राम सेतु भारत के इतिहास का एक सबसे बड़ा विवादित पन्ना बना हुआ है। सालों से सुप्रीम कोर्ट में यह कानूनी लड़ाई चल रही है कि क्या राम सेतु को भारत की राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि एक समय तो ऐसा भी आया जब सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट के तहत इस प्राचीन पुल के हिस्से को तोड़ने की तैयारी कर ली गई थी ताकि व्यापारिक जहाजों के लिए रास्ता बनाया जा सके। लेकिन करोड़ों भारतीयों की आस्था और भारी विरोध के बाद इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा था। और आज विज्ञान अपनी आधुनिक लेजर तकनीक्स और सैटेलाइट के डेटा से लगातार ये साबित कर रहा है कि राम सेतु महज एक प्राकृतिक संयोग कतई नहीं हो सकता। ये और कुछ ना सही लेकिन हमारे पूर्वजों की महान इंजीनियरिंग का प्रतीक जरूर है और हर भारतीय को इसके ऊपर गर्व होना ही चाहिए। चाहे अमेरिकी वैज्ञानिकों की कार्बन डेटिंग हो या फिर इसरो का 3D अंडर वाटर मैप हो या रामायण का वो जादुई 10:1 का गणित, हर एक सबूत चीख चीख कर कह रहा है कि इतिहास की किताबों के अंदर जो हमें पढ़ाया गया वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। लेकिन दोस्तों, आप लोगों का क्या मानना है? क्या सरकार को बिना किसी देरी के इस राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना चाहिए और क्या वाकई सरकार ऐसा कर पाएगी? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया है तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाइएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छे एपिसोड्स बना सकें। हम मिलेंगे आपसे किसी एक और एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।